all my viewers, those watching to me, and those shall watch in coming days or in future maybe, because channel will run continue, maybe slowly, because I don't get time as much, because I have too much busy schedule. I have to see after my house and I have to see after my shop also. I run a shop and I um, care of my shop and run to my shop alone. Now this time I remove to my both staff also, so I don't get time for this. I have a child also, I have care to her also, I'm mother, and I'm a daughter also, I have care to my mother also. That's why I don't get time. But whenever I get time, I used to make video and I edit to that, and I try to upload to my all content whatever I can shoot. और होली तो आज इवनिंग है, और आज अभी होली ख़त्म हो जाएगी कहने को, लेकिन सारी होली तो कल मनाई जाती है। मीन्स एक होली ऐसा फेस्टिवल है जो कि मेन डे से ज़्यादा नेक्स्ट डे सेलिब्रेट होती है। और कल मार्केट भी सन्नाटा रहेगा, मे भी कुछ सम गर्ल्स आएंगी, और लेकिन हम लोगों को तो शॉप खोलनी है, और जो लोग होली सेलिब्रेट कर रहे हैं वो नहीं खोलेंगे। वैसे हर त्यौहार में मैं बहुत खुश रहती हूँ और होली में भी खुश रहती हूँ। कल मैं और मेरी बेटी गए थे गुजिया लाने के लिए सराय फाटक पे। वैसे तो मेरे शॉप के बगल में भी मिलता है, राम मिष्ठान बलरामपुर की सबसे बड़ी शॉप है वहाँ पर, लेकिन वो बहुत ही कॉस्टली गुजिया बेचते हैं। एक वो और एक सत्यम बेकरी, दोनों बहुत कॉस्टली बेचते हैं। एक सत्यम बेकरी मेरे घर के बगल में है, तो मैं इनसे नहीं पे परचेज़ की, मुझे ऐसा कोई शौक़ नहीं इतना कॉस्टली गुजिया खाने के लिए इसलिए। और मेरी मम्मी तो मंगाई ही थी सत्यम बेकरी के यहाँ से, क्योंकि मेरी मम्मी खाने के कोई भी इफ बट नहीं सोचती हैं, खाने की चीज़ सबसे अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। तो खैर मुझे सत्यम बेकरी के यहाँ की फाइन एंड फाइनेस्ट जो गुजिया है टेस्टी, वो तो मिल ही गई थी। लेकिन मुझे लगता है कि जब भी कोई फेस्टिवल हो तो फैमिली के हर मेंबर्स को स्वीट लाना चाहिए, बनाना चाहिए। अगर बना नहीं सके तो लेके आना चाहिए। मैं पिछले 2 साल से नहीं बना रही हूँ, मगर उसके बैक ईयर्स में हमेशा गुजिया भी बनाती थी, और दिवाली में स्वीट्स तो मेरे आते ही हैं। तो मैं और मेरी बेटी गए थे सराय फाटक पे लाने के लिए, और इतना अच्छा सब वहाँ का मार्केट था। सराय फाटक हमारे यहाँ का ऐसा है जैसे लखनऊ का अमीनाबाद, इस तरह का मार्केट है। और कह सकते हैं दिल्ली का जैसे चांदनी चौक, मेरा शहर छोटा है तो क्या हुआ उसका अमीनाबाद, और चांदनी चौक सराय फाटक की है। तो वहाँ पर ईद की बहुत खूबसूरत मार्केट थी और लोग परचेजिंग कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोगों ने थोड़ी सी वीडियो भी शूट की, लेकिन वक्त ना मिलने की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाई। और दूसरी बात यह है कि मैं इतनी गिरीफ में हूँ, इतना पेन है, दर्द दिल में है कि मन भी नहीं कर रहा है कुछ खुशी का चीज़ अपलोड करने का। मगर खैर फेस्टिवल है तो मिठाई आएगी ही, और जाहिर सी बात है कि हमारे आसपास ऐसा नहीं दिख रहा है तो हम लोग स्वीट्स लाए। अगर आसपास ऐसा दिखता मंजर तो बिल्कुल नहीं ला सकते, जो कि ईरान में हो रहा है उसकी बात कर रही हूँ। हॉलीडे था, क्योंकि जब से रमज़ान शुरू हुई तब से मैं आज ही हॉलीडे करी हूँ, और मैं इसके बाद में हॉलीडे अब ईद के बाद ही करूँगी। तो आज मैंने खाला के घर में पेंटिंग का काम रखवा लिया था, और पूरी देखभाल मैंने की, उसकी वीडियोस मैंने शूट किए, मैं उसको बाद में अपलोड करूँगी। आज जो स्पेशली मेरा वीडियो अभी बनाने का मन है, ये मैं अलग से अपलोड करूँगी, क्योंकि मैं स्पेशली ये ग्रीफ में खाली शूट कर रही हूँ, और मेरे जो दिन के वीडियोज़ हैं वो मैं बाद में अपलोड करूँगी। और ग्रीफ में खामनेई साहब के ग्रीफ में, और वो खामनेई साहब जिन्होंने सिर्फ हिम्मत की एक मज़लूम देश के तरफ से बोलने की, एक मज़लूम देश के ऊपर जो तशद्दुद कर रहा है उससे लड़ने की जिन्होंने हिम्मत की, जो हमेशा पूरी उम्र सच्चाई और नेक दिली पे गुजार दिए, जो कि हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके बेटे ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से डायरेक्ट कनेक्शन रखते हैं। उनकी डायरेक्ट वो मतलब उन्हीं की ट्री से हैं, उन्हीं के ब्लड से हैं। खैर ये बात मायने नहीं रखती कि कौन किससे रिश्ता रखता है, कौन किसके ट्री से। मायने ये रखती कि वो सेल्फ बंदा, सेल्फ उसका एटीट्यूड और सेल्फ उसकी जो पर्सनालिटी वो क्या है। तो इमाम खामनेई साहब की पर्सनालिटी, उन्होंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। मुझे नहीं लगता उन्होंने किसी के साथ बुरा किया, और उन्होंने किसी कंट्री को बिना मतलब के नहीं सताया है। अगर उन्होंने इज़राइल पे किया है तो फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ के लिए जो तशद्दुद इज़राइल कर रहा था उसके लिए किया, और इज़राइल जो उनके ऊपर मतलब बॉन्ड लगा रहा था कि आप ये बम नहीं बना सकते, वो नहीं कर सकते, जो भी परमाणु बम, ज़्यादा वो परमाणु के बम के बारे में नहीं जानती, तो वो खुद बना सकता है, दूसरा नहीं बना सकता, ये जो भी है। तो उन्होंने किया। फ़लस्तीन की तरफ से एक वही वाहिद कंट्री थी, जो जाहिर है कि खामनेई रहबर के कहने से ही
ईरान कोई कदम उठा सकता था, उन्होंने कि जैसे फ़लस्तीन में इज़राइल ने फ़लस्तीनियों को मारा और ये कह के मारा कि वो हमास है। फ़लस्तीन में जो 70,000 लोग मारे गए हैं उसमें ज़्यादातर क्वांटिटी बच्चों की, वो हर कोई जान रहा है, हर कोई देख रहा है। क्या मासूम बच्चे हमास हैं? क्या मासूम बच्चे आतंकवादी हैं? कोई बताए। अगर हमास ने 5 लोगों को मार दिया तो उसके बदले उसने 70,000 लोगों को मारा है और मासूम बच्चों को माजूर कर दिया है चलने से, आंखें फोड़ दी है, सर पे टाके पूरे सिले हुए हैं। और कौन उनको सपोर्ट कर रहा है? जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो कैसे सपोर्ट कर रहे हैं मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ। चलो फ़लस्तीन का जंग पास्ट हो गया, लेकिन उसी की वजह से जंग शुरू हुआ था ईरान से। ईरान में 180 बच्चियों को मार दिया गया है। बच्चियों के स्कूल पे मिसाइल अटैक हुआ। वो बच्चियाँ कितनी बड़ी थी? वो बच्चियाँ 4 साल से लेकर 11 साल तक की थी, क्योंकि वो प्राइमरी स्कूल का था। हर किसी के घर में बच्चियाँ हैं, हर किसी के घर में नन्ही किलकारियाँ हैं। हर कोई माँ है या बाप है। माँ बाप अगर नहीं है तो बड़े भाई या बड़े बहन है, बड़े भाई बहन नहीं है तो चाचा है, मामा है, मामी है, खाला है, मौसी है, दादी है, नानी। हर किसी को इस किलकारियों का दर्द है। हर किसी को इस किलकारियों को किस तरह से, किस नाज से पाल के, कितनी 2 साल तक तो बच्चों को रात भर जग जग के पाला जाता है और उन बच्चों को एक झटके में मिसाइल से मार के कोई ख़त्म कर देता है। और कुछ लोग ऐसे हैं हमारे कंट्री में भी, तो हमारे कंट्री के मतलब मैक्सिमम लोग ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। जो मैं नवीन कुमार जी का चैनल है आर्टिकल 19, द क्रेडिबल इंडिया है अशोक कुमार सिंह की, प्रज्ञा का पन्ना चैनल है, ये सब मैं देखती हूँ। मैं इसके सिवा मेरे टीवी पे कोई न्यूज़ चैनल नहीं जो कि बकवास करते हैं पूरे दिन। मगर उसमें कमेंट में जाओ तो बहुत सारे कुछ जो कि हमारे यहाँ की पॉपुलेशन के कुछ हिस्सा ऐसे हैं जो कि इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं। भाई क्या तुम्हारे घर में बच्चियाँ नहीं हैं? बहन, क्या तुम्हारे घर में बच्चियाँ नहीं हैं? क्या तुम कभी माँ नहीं हो? क्या तुम कभी माँ नहीं बनोगी? क्या तुम बड़े भाई नहीं हो? क्या तुम बड़े बहन नहीं हो? क्या तुम फूफी नहीं हो? क्या तुम बुआ नहीं हो? क्या तुम मामी नहीं हो? क्या मौसी नहीं हो? क्या खाला नहीं हो? किसी बच्चे की नहीं, किसी न किसी बच्चे के तो होगे ना। एक बार उसको वहाँ पे रख के सोचो। मैंने प्रज्ञा के पन्ना के न्यूज़ में देखा है कि 180 कब्रें ऐसी खुदी हुई हैं, 180 मासूम बच्चियों की। वो कोई आतंकवादी नहीं था। ईरान में कोई आतंकवादी नहीं कर रहा, आतंकवाद नहीं कर रहा, फैला रहा है। ईरान सिर्फ अपने डिफेंस में झगड़ा कर रहा है। खामेनी साहब रहबर को मार दिया। क्या नूर था उनके चेहरे पे? कुदरत का नूर था। वो फेशियल नहीं कराते थे, वो एप्स्टाइन के साथ नहीं, वो उसके साथ नहीं मुलव्विस थे उसके गुनाह में। एप्स्टाइन के बारे में मुझे कुछ पता नहीं, ना मैं ये गुनहगार ऐसे क्रिमिनल के बारे में कुछ सुनना चाहती हूँ, ना ये न्यूज़ देखना चाहती हूँ। मगर खान सर को कहीं कहीं मैं देख लेती हूँ। बहुत कुछ बातें खान सर की अच्छी लगती हैं। खान सर की मैंने रील में देखा कि एप्स्टाइन क्या करता था, छोटी बच्चों को किडनैप करता था और किडनैप करके गरम तेल बेटा आप बाहर जाओ, बाहर जाओ। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी इस बात को सुने। गरम तेल पे बच्चियों का ये जलाता था कि डर पैदा हो बच्चों में। डर के वक्त बच्चों में कुछ हार्मोन्स, बच्चों में नहीं, हर किसी में डर, जब एकदम अजीम डर जब पैदा हो जाता है तो इंसान को कुछ हार्मोन्स इंसान के अंदर पैदा होते हैं। उस बच्चियों को गरम तेल के कड़ाहे में डुबो के और उनके अंदर जो हार्मोन्स डर का निकलता था, फिर उनको जान से मार के उस हार्मोन्स को एप्स्टाइन और उसके लोग पीते थे, खाने में इस्तेमाल करते थे ताकि वो हमेशा जवान रहें। ये मैंने खान सर की रील में देखा। मुझे नहीं पता, मैं उस गुनाहगार और के क्रिमिनल के बारे में नहीं जानना चाहती मैं, और जानना भी नहीं चाहती इससे ज़्यादा। और इस पता नहीं और क्या क्या था, मैंने नहीं पढ़ा ना, मैं अब आगे जानना चाहती हूँ। मैंने खान सर का खामनेई साहब नहीं मुलविस थे, इसीलिए उनको मार दिया गया। और इसीलिए उनके जाने पे, उनकी मौत पे, उनकी शहादत पे कुछ लोग, हमारे यहाँ के सब लोग नहीं, हमारे यहाँ के सब लोग तो ईरान को सपोर्ट करें, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो। क्योंकि अगर बुरे लोग इतने ज़्यादा, बुरी सोच वाले इतनी ज़्यादा होते तो दुनिया न ठहरती, हमारा हिंदुस्तान न ठहरता। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि इसराइल ने बहुत अच्छा किया, अमेरिका ने बहुत अच्छा किया। और हम जैसे लोगों को जो कमेंट करते हैं उनको कहते हैं कि आप जाके वहाँ लड़ लो। अरे हम क्यों चले जाएँ भाई? अगर हमें जाना होगा तो चले भी जाएंगे लड़ने, क्योंकि हम लोग सच्चाई के साथ हैं। सच्चाई की बात जहाँ होगी, सेकुलर लोग हर जगह जाने को तैयार रहते हैं। सेकुलर लोग थोड़े जज्बाती होते हैं। अरे
आप तो इजराइल चले जाओ लड़ने के लिए, अगर आपको इतना। कुछ लोग हमें वैसे कमेंट करते हैं, मेरी भी चैनल पे आके एक लोगों ने ऐसे मुझे कमेंट किया है। तो भाई, अरे आप इजराइल को मैंने देखा है, इजराइल में जब ईरान अटैक करता है तो बंकर से इस तरह से वो हिंदुस्तानियों को भगाते हैं। किस चीज़ पे आप इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पाती हूँ। कुछ लोग, ना उससे आपका धर्म मिलता है, ना उससे आपका कर्म कर्म मिलता है। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कोई इतना भी गिरा हो सकता है जो बच्चियों को मरवाएगा, लिंगड़ा लूला करेगा, यतीम करेगा और उसको एंजॉय करेगा। मगर एंजॉय करने वाले को सपोर्ट तो कर रहे हो, किस चीज़ पे सपोर्ट कर रही है? क्या आपका माइंड इस तरह से है? क्या इस तरह से आपकी इंसानियत ख़त्म हो गई है? ना उनका खाना मिलता है, वो जिस तरह से वर्शिप करते हैं वो मुस्लिम की तरह से वर्शिप करते हैं, वो नमाज की तरह से करते हैं, वो मज़ारों पे जाते हैं यहूदी लोग। किस चीज़ के लिए सपोर्ट करते हो? वो बिल्कुल कुछ नहीं मिल रहा है, ना ही वो इंसान किसी। जब वो अपने अगल बगल का हमदर्द नहीं हो रहा तो वो कब आपका हमदर्द होगा? कैसे मान सकते हो कि जो मासूम बच्चियों को कत्ल करवा रहा है, लंगड़ा लूला करवा रहा है, उन पे बम गिरवा रहा है, वो किसी का कैसे हमदर्द हो सकता है? हम समझ ही नहीं सकते। मेरा तो कोई कितना भी दुश्मन हो, जिससे दुश्मनी है उससे लड़ेंगे, हाँ उसके तरफ से जो बोलेगा उससे लड़ेंगे। मासूम बच्चों को तो दुश्मन के भी बच्चे मिल गए तो उसको भी बस बचा लूँगी। भी ज़्यादा नफरत हो गई है मुझे अरब देश का जो सलमान बिन खुर्शीद है उससे, तो नफरत हो गई है मुझे। मैंने जहाँ जितने भी न्यूज़ में सुना है कि सलमान बिन खुर्शीद बार बार कॉल कर कहा था कि ईरान पे अटैक करो। भाई कैसा है? मुझे तो लग रहा है सारे मुसलमानों को अरब जाने से अपने आप को बचाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए जहाँ तक हो सके, क्योंकि हम लोगों के जाने से उनको फ़ायदा हो रहा है इकनॉमिकली। तो बिल्कुल ऐसे इंसान को मत इकनॉमिकली फ़ायदा करो जो कि अपने भाई का हमदर्द नहीं है, जो खामनेई साहब जैसे रहबर को ख़त्म करवाने में, शहीद करवाने में जिसका पूरा हाथ हो, जो 180 बच्चियों का कातिल के साथ में हो, उसको जाके बिल्कुल मत इकनॉमिकली सपोर्ट करो। हम सब की जाने से जो लोग भी हज करने जा रहे हैं तो उसको फ़ायदा हो रहा है, वहाँ की गवर्नमेंट को फ़ायदा हो रहा है। जैसे हमारी दुकान पे कोई परचेजिंग करने आ रहा है, हमको फ़ायदा हो रहा है ना, तो वैसे ही उनको फ़ायदा हो रहा है। मत ऐसे इंसान को सपोर्ट करो। धिक्कार है मुसलमान के नाम पे वो लोग। जब आप कह रहे हो ना मुसलमान है, अरब कहता है मुसलमान है और हमारे यहाँ से इस्लाम चालू, अरे धिक्कार है, थुकते हैं तुम्हारे पे। हम अपने यहाँ पे खुश है कि कम से कम हम लोगों की ईमान तो जिंदा है। हम लोग नहीं है आपकी तरह पक्के मुसलमान, हम लोग जैसे भी हैं वैसे हैं, लेकिन हम लोगों का इंसानियत जिंदा है, हम लोगों के अंदर दर्द है, दया है। तुम्हारे अंदर तो कुछ भी नहीं है। मैं नहीं सपोर्ट करती हूँ बिल्कुल, मुझे बिल्कुल लगता कि बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मेरी अम्मी कहती हैं कि जिस दिन तुम जाना चाहो, जब तुम्हारा मन करे तुम बताओ, मैं तुम्हें उसी टाइम तुम्हारे लिए तैयारी करके तुम्हें उम्रा करने के लिए भेज दूंगी। तो मेरी अम्मी लास्ट ईयर भी मुझे भेजने को कह रही थी। मैंने कहा अम्मी मुझे अभी नहीं मन कर रहा है, इसलिए क्योंकि मैं इतनी पाबंद नहीं हो पाऊँगी, मतलब वहाँ से लौटने के बाद नमाज रोज़ा की। तो इसलिए अम्मी मैं नहीं जाना चाहती, मैं कुछ दिनों के बाद जाना चाहूँगी। लेकिन अब मैं इस वजह से नहीं जाना चाहती हूँ कि मैं नहीं चाहती हूँ कि अरब में मैं जाऊँ और अरब को एक चवन्नी पैसे खाए। एक इंसान से उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर मेरा एक चवन्नी भी उसको फ़ायदा, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी, मैं नहीं जाना चाहती। और सब और सबसे ज़्यादा दुख ये हो रहा है कि हमारे पीएमओ ऑफिस से हमारे पीएम ने एक भी मतलब एक भी श्रद्धांजलि का नोट नहीं लिखा, एक भी श्रद्धांजलि का ट्वीट नहीं किया है। ट्विटर हैंडल पे मेरा नहीं है, मैं इंस्टाग्राम पे भी नहीं हूँ, मेरे पास इतना वक्त भी नहीं है। लेकिन मैंने जो देखा है यूट्यूब पे कि उनका कोई भी श्रद्धांजलि ट्वीट नहीं आया है, कोई मैसेज नहीं आया है। तो ये कैसे हो सकता है कि हमारे पड़ोस में इतना दर्द हो और हम उसके लिए कुछ ना बोलें? और वो पड़ोस, मुझे हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं हिस्ट्री के चैनल्स को हमेशा, जो लोग यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं, जो भी हैं टीचर्स, वो अपना हिस्ट्री चैनल भी चलाते हैं। मैंने कई लोगों का देखा और मुझे हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट है। मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री में भी है। तो मैं हमेशा काम में बिजी रहती हूँ और हमेशा नेक बैंड से मैं सुनती रहती हूँ हिस्ट्री के बारे में। और अभी आगे भी बताऊंगी। मैं व्लॉग, टूरिज़्म व्लॉग भी बहुत देखती हूँ, तो हिस्ट्री भी देखती रहती हूँ। और मैंने जो सुना है कि 1994 में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, तो ईरान और पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ यूएन में कुछ भी तो प्रस्ताव दिया था, वहाँ पर एलिगेशन लगाए थे कि मानव अधिकार को लेके कश्मीर मुद्दे पर। उस वक्त ईरान मतलब पहले मुस्लिम कंट्रीज़ को उस पर वोट करना था। अगर मुस्लिम कंट्रीज़ वोट कर देते तो उसके बाद और कंट्रीज़ का शायद होता और फिर शायद पाकिस्तान के सपोर्ट में कुछ यूएन फैसला करता, जो भी था। उस वक्त पीवी नरसिम्हा राव ने यहाँ के विदेश मंत्री दिनेश सिंह को, जो कि एम्स हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनको
हॉस्पिटल से भेज के और उनके बेड पे किसी और को लिटा के, क्योंकि हड़कंप मच जाता कि विदेश मंत्री अचानक यहाँ से कहाँ गायब हो गए। और दूसरी बात, अगर बताया जाता है कि वो ईरान गए तो पता नहीं क्या आपसी मुद्दे देश में भी उठने लगते हैं ना, विपक्ष पार्टी या कोई भी उठाने लगता है। वो गए थे ईरान ये अपनी बात समझाने के लिए कि हमारे क्या मुद्दे हैं। और ईरान ने उसी वक्त ये बात मान ली थी कि मैं पाकिस्तान की तरफ से वोटिंग नहीं करूँगा, मैं इंडिया की तरफ से करूँगा। और ईरान ने वोटिंग की थी। 1994 की बात है, अभी ज़्यादा दिन की बात भी नहीं, हम भी समझदार थे, मगर उस वक्त मुझे ये बात नहीं पता थी। मुझे तो अभी पता चली और मैंने ये किसी शायद न्यूज़ चैनल के उससे सुना है, क्योंकि मैं 3-4 न्यूज़ चैनल भी सुनती हूँ, रवीश कुमार जी की और हाँ अभिसार शर्मा जी की, नवीन कुमार जी की आर्टिकल इंडिया और नवीन कुमार जी की आर्टिकल 19 और द क्रेडिबल इंडिया और प्रज्ञा क्या पन्ना, ये 5 न्यूज़ चैनल मैं सुनती हूँ। वैसे ज़्यादा अवॉइड करती हूँ, लेकिन जब कुछ ऐसा युद्ध वगैरह का होता है तो मैं सुनने लगती हूँ। और तो और 2003 की बात है कि 2013 की बात है, मुझे इतना याद नहीं है, डेट नहीं मुझे याद रहती। हिस्ट्री में इंटरेस्ट तो है मगर डेट नहीं याद रहती है। ईरान का कुछ लेन देन पैसे का कुछ तो करेंसी की वजह से या कुछ वजह से कुछ रोक हो गया था उसके बैंक की वजह से, मुझे नहीं पता, मतलब पैसा नहीं जा सकता था। और इंडिया बहुत ज़्यादा कर्जदार हो गया था तेल को लेके ईरान का। तो जहाँ तक मैं एक दुकानदार हूँ, छोटी सी दुकानदार, और मैं जानती हूँ कि जब आप किसी एजेंसी का पैसा ज़्यादा बाकी हो जाते हैं तो फिर आपको आगे का सामान देना बंद कर देते हैं कि जब आप पहले पुराना पैसा पेमेंट करोगे तो नया सामान देंगे। लेकिन ईरान ने तेल देना नहीं रोका था। इन सारे एहसान को भूल के, उस दोस्ती को भूल के, कैसे अपोजिट जो कंट्री है उसका साथ दे रहे हैं। और चलो साथ दे रहे हैं तो भाई आपकी अलग कूटनीति, सबको मिला के रखना है पीएम को, क्योंकि वो ज़्यादा किसी के अगेंस्ट जाएंगे तो अपनी कंट्री भी खतरे में आ सकती है, ये बात मानने लायक है। मगर एक श्रद्धांजलि ट्वीट तो कर सकते थे, ये भी नहीं कर रहे हैं था। खैर, हमारे यहाँ के, जहाँ तक मैं न्यूज़ चैनल से कमेंट्स पढ़ती हूँ, 80% लोग ईरान के साथ हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुस्लिम कंट्री के साथ में रहो, या मैं मुस्लिम हूँ इसलिए मैं मुस्लिम कंट्री के लिए दुखी हूँ। मैं तो यूक्रेन के लिए भी बेहद दुखी हूँ। यूक्रेन पे जब रूस ने अटैक किया था मैटरनिटी हॉस्पिटल पे, 2-3 दिन के बाद ही बम गिराया था, मैं रो रही थी, मैं अपने घर में रो रही थी, मैं अपनी दुकान पे रो रही थी। न्यूज़ सुनी कि मैटरनिटी हॉस्पिटल पे बम गिरा, उस वक्त मैं खाना दोपहर का खा रही थी। उस दिन भी मेरा हॉलीडे था, मैंने उस हॉलीडे था या मैं खुद नहीं गई थी, क्योंकि हॉलीडे ट्यूसडे को होता है, हमारे यहाँ की मार्केट ट्यूसडे को बंद होती है, तो उसको मैं हॉलीडे ही बोलती हूँ, मेरे लिए हॉलीडे ही होता है। कोई तो डे था कि मैं दोपहर में घर पे लंच कर रही थी और मैंने खाना छोड़ दिया था क्योंकि मैं रो रही थी यूक्रेन के बच्चों के लिए। तो वो मुस्लिम तो नहीं थे। कोई मेरे इस वीडियो का मतलब ये ना निकाले कि मैं मुस्लिम हूँ इसलिए ऐसा कह रही हूँ, इसलिए मैं दर्द में हूँ कि ईरान मारा गया, में कोई बच्चे मारे गए, फ़लस्तीन में लोग मारे गए, इसलिए मैं दर्द में हूँ। मैं सेकुलर हूँ। इंसान मारा गया, इंसानियत मारी गई, छोटे बच्चे मारे गए, किसी के भी छोटे बच्चे हों, किसी दुश्मन के भी छोटे बच्चे हों, उसको कोई कैसे मार सकता है? इतनी क्वांटिटी में कैसे मार सकता है? इन नन्ही किलकारियों को कैसे मार सकता है? आप सोचें ना कि जो नन्हे बच्चों को मार सकता है, बेजुबान को, मासूमों को, जो कुछ नहीं जानते हैं, वो किसी का हमदर्द हो सकता है? वो किसी का दोस्त हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये सबको पता है। मैं तो अभी तो फिर भी मैं छोटी हूँ, मुझसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस और जानकार लोग पड़े हैं, जिनको ज़्यादा लाइफ की एक्सपीरियंस है और जानकारी है, वो भी समझते हैं कि जो मासूमों को मार सकता है वो किसका दोस्त हो सकता है, उसको किससे हमदर्दी हो सकती है, भला ज़रा सोचे। और जो लोग ये कह रहे हैं कि खामनेई साहब के शहीद होने से ईरान के लोग खुश हैं, आप सोचें, जो अपने देश के अटैक पे खुश हो, क्या वो उसके अंदर पेट्रोटिज्म है क्या? नहीं है, वो देशभक्त नहीं है। और जो अपने देश का नहीं होगा, अपने देश के अटैक पे खुश होगा, वो कैसे सच्चा इंसान हो सकता है? उसकी न्यूज़ को कैसे आप सर्कुलेट कर सकते हैं? और ये कहा जाता खामनेई साहब ने, हमारे रहबर ने किसी को नकाब के लिए पनिश किया, मौत की सज़ा दी। मैं नहीं मानती हूँ। मैंने अभी लास्ट मंथ आई थिंक जनवरी में मैंने देखा है, नहीं क्योंकि मैं टूरिज़्म व्लॉग भी देखती हूँ, तो मुझे ईरान और तुर्की की कंट्री में बहुत इंटरेस्ट है। पता नहीं उनका कल्चर, मुझे बहुत सालों से, जब मैं फातिमा गुल देखती थी तब की बात है, तो तब से मुझे तुर्की में इंटरेस्ट हो गया और बेहद इंटरेस्ट हो गया। फातिमा गुल की स्टोरी देख के पता नहीं क्यों मुझे इंटरेस्ट हो गया और बेहद हो गया। और फिर मैंने ईरान के टूरिज़्म व्लॉग देखे, टूरिज्म के व्लॉग देखे, तो उसमें मैंने देखा कि ईरान तुर्की से बिल्कुल टच में है और ईरान की भी बहुत सारे कल्चर तुर्की की तरह है, तो मुझे वो भी बहुत अच्छा लगने लगा, मैं देखने लगी। और मैं वैसे भी टूरिज़्म व्लॉग देखती रहती हूँ, तो जब मौका मिलता है शॉप पे, कभी शाम के टाइम वक्त, और वैसे तो मुझे मौका मिलता नहीं, और शॉप से जब घर पे आती हूँ एकदम शांत होके
तो मैं ये हिस्ट्री व्लॉग को सुनती हूँ, हिस्ट्री के चैनल्स को सुनती हूँ, क्योंकि उसमें देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, सुनती हूँ। हिस्ट्री के इतने वीडियो तो नहीं आ पाएंगे, सिर्फ पिक्चर दिखाएंगे, अब पिक्चर देखने के लिए मैं काम नहीं छोड़ सकती, तो मैं सुनती रहती हूँ। मैंने उस टूरिज़्म व्लॉग में देखा है, वो लड़का राजस्थान का था और वो गए थे वहाँ पे और एक घर में टिके थे। वो जाते हैं, वो होटल में नहीं टिकते क्योंकि होटल महंगा पड़ेगा, वो हॉस्टल्स होता है वहाँ पर टिकते हैं। तो वो हॉस्टल में ना टिक के वो एक घर में स्टे किए थे, और जो उनकी हॉस्टेज थी, 2 बहनें थी, वो दोनों जीन्स टॉप पहनती थी, और वो जीन्स टॉप में ही ऑफिस जाती थी, वो सर भी नहीं ढकती थी। और जब वो लड़का, वो जो ब्लॉगर था, जब वो ईरान की मार्केट में घूम रहा था तेहरान में, शिफान में, तो इस्फान में, तो वहाँ भी लोग जीन्स टॉप पहन के ही घूम रही थी लड़कियाँ, ओपन सर। हाँ, कुछ श्राइन्स पे सर ढकने का ये मतलब ये था कि आपको ढकना ही है, ठीक है। हमारे यहाँ भी मस्जिद में सर ढक के जाना है, चप्पल उतार के जाना है, मंदिर में सर ढक के जाना है, चप्पल उतार के जाना है, गुरुद्वारा में सर ढक के जाना है, चप्पल उतार के जाना है। आप किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा के इलाके में जाएं और वहाँ पे सब आपको ऐसे ही मिलेंगे। कोई मंदिर, मस्जिद में जीन्स टॉप ज़्यादा पहनकर नहीं जाता है, अवॉइड करते हैं लोग। अगर जीन्स टॉप पहनने वाले भी हैं तो भी सर ढक के ही जाते हैं मंदिर, मस्जिद में और मज़ार पे। किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा के इलाके से हम उस कंट्री को नहीं डिफ़ाइन कर सकते हैं। उस कंट्री के अगर पोशाक को हमको डिफ़ाइन करना है तो हम जाके देखेंगे मार्केट में या पार्क में, तो हमको पता चलेगा कि उस कंट्री के लोग कैसा ड्रेस पहनते हैं, कैसा ड्रेसअप करते हैं खुद को। क्योंकि हमारे यहाँ या हमारे इधर आसपास एशिया में यही 3 या बौद्ध धर्म है, तो सब लोग अपने आप को ढक के ही जाते हैं मंदिर, मस्जिद में। हाँ, ये नहीं है ईरान में कि वहाँ अंग प्रदर्शन हो रहा हो, तो शायद इसीलिए कुछ लड़कियां जो इस टाइप की हैं, जो अंग प्रदर्शन खुद को पसंद करती हैं, अंग प्रदर्शन को बुरा नहीं कहती, मगर जो लड़कियां पसंद करती हैं वही वो लड़कियां हैं जो खामनेई साहब रहबर के जाने से ईरान की वो लड़कियां बाहर दूसरे देशों में सेलिब्रेशन कर रही हैं और सेलिब्रेट कर रही हैं। तो उन लड़कियों से ईरान को डिफ़ाइन किया जाएगा, वो लड़कियाँ ईरान की पहचान होंगी। ऐसे तो हमारे कंट्री में भी 2, 4, 10 होंगी तो जो इंडिया के रूल्स के खिलाफ होंगी कि ये गलत है, वो गलत है, तो उनसे और इंडिया की बुराई जाके विदेशों में कर रही होंगी। तो और ऐसी भी होंगी कुछ लोग जो अपने देश पे अटैक होता है तो वो खुशी मनाएंगे, तो उनसे हम इंडिया को डिफ़ाइन करेंगे। और उन 2-3 लड़कियों की वीडियो को लोग दिखा रहे हैं कि ईरान में खुशी, क्या उनसे हम ईरान को डिफ़ाइन करने लगेंगे, हम उसको महसूस करने लगेंगे कि वो ईरान है? या ऐसे कुछ इंडिया के जैसे यहाँ के कुछ कश्मीर के कुछ अलगाववादी नेता, क्या बोलते हैं, जो भी, वो हमेशा पाकिस्तान के सपोर्ट में रहते, तो वो 2-4 नेता की वजह से हमारे इंडिया को वो इंट्रोड्यूस करेंगे कि ये है इंडिया। नहीं, वो इंडिया नहीं है। इंडिया और जितने पॉपुलेशन है जो अपने देश के लिए मरने के लिए तैयार हैं, अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, उनसे इंडिया है, उनसे इंडिया नहीं है। तो उसी तरह उन 2-3 लड़कियों से ईरान नहीं है। प्रदर्शन करने के लिए परेशान थी और खामनेई साहब के वक्त में ये नहीं हो पा रहा था, तो वो वहाँ सेलिब्रेट कर रही है, वो भी ईरान के बाहर कर रही है, कनाडा को। उनसे डिफाइन करिए जो सबको पता है कि मिसाइल किसी भी वक्त अटैक कर सकता है, ड्रोन किसी भी वक्त अटैक कर सकता है, और लाखों लोग खुले में खड़े होकर मातम करें, खुले में खड़े हों या किसी मस्जिद के अंदर खड़े हों या किसी भी मतलब कंस्ट्रक्टेड एरिया में खड़े हों, मिसाइल तो किसी भी चीज़ को भेद के अंदर चला जाएगा, तो वहाँ पे खड़े होकर मातम कर रहे हैं लाखों लोग। उनसे ईरान होता है कि उनको अपने खामनेई रहबर के लिए कितनी, आयतुल्ला खामनेई रहबर के लिए कितना दर्द है। यहाँ पे इंडिया में दर्द है, पाकिस्तान में दर्द है, बाहर जो कंट्रीज़ में लोग रह रहे हैं कहाँ कहाँ पे, वहाँ उनको दर्द हो रहा है देख के, तो उनसे दर्द को, उनसे ईरान को महसूस कर। कुछ लोग अफवाह बनाने के लिए वो 3 लड़कियों को दिखा दिखा के, अरे वो तो खुश हो गई, वो तो सेलिब्रेशन कर रही हैं। अरे ऐसे ही अलगाव लोगों को से थोड़ी कोई देश इंट्रोड्यूस होता है। हमारे यहाँ भी 2-4 ऐसे अलगाव हैं जो हम लोगों ने भी न्यूज़ में देखा है, सबने देखा, वो फेस टू फेस तो नहीं देखा, न्यूज़ में मैंने देखा है बहुत पहले यूट्यूब के। तो कुछ अलगाव लोग हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं, तो क्या वो हमारे कंट्री को डिफ़ाइन करेंगे? क्या उनसे कंट्री डिफ़ाइन होगा? नहीं ना। तो इसी तरह अफवाहें नहीं फैलाना चाहिए। और दूसरी बात, मैं बार ये कहती हूँ कि मुझे कोई ये ना सोचे कि मैं मुस्लिम हूँ और मुस्लिम कंट्री पर अटैक हो रहा तो मैं दुख में हूँ। यूक्रेन के लिए भी मैं दुखी थी, खामनेई साहब रहबर मुस्लिम थे इसलिए मैं दुखी हूँ, नहीं, उनकी नेक दिली, उनकी इंसानियत से मैं दुखी हूँ। जब हमारे यहाँ की लीडर, मुझे लगता है ऐसा लीडर अब शायद
मिलना मुझे लगता है मुश्किल है। इतनी ब्रेव लेडी। हाँ, राहुल गांधी जी में मुझे दिख रहा है। अब कोई ये ना सोचे कि मैं कांग्रेस से तैशी हूँ इसलिए ऐसा बोल रही हूँ। मैं मतलब जो सच्चाई के साथ हो, जनता के साथ हो, छोटे लोगों के साथ में हो, छोटे लोगों को दर्द को महसूस करता हो। जैसे सुषमा स्वराज जी थी, मुझे उनके जाने से इतना मतलब दुखी थी मैं। उस वक्त भी मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी और मैंने जब ये न्यूज़ सुनी थी कि सुषमा स्वराज जी नहीं रह गई, और उसी दिन मैं मॉर्निंग में सोच रही थी सुषमा स्वराज जी के बारे में कि उस वक्त धारा 377 का कुछ चल रहा था। मैं सोची उनका कोई इंटरव्यू नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे उनकी बातें बहुत अच्छी लगती थी, मुझे उनका इंडियन लुक बहुत अच्छा लगता था। मतलब मैं कहीं ना कहीं उनसे इतनी इंस्पायर थी कि मैं सोचती थी भाई इतनी बड़ी लीडर तो नहीं सोच सकती, लेकिन मैं उनकी तरह बेबाक बनूंगी, मैं ऐसा सोचा करती थी। और सब लोग हंसेंगे कि मैं उनसे उनकी तरह हाँ भाई, मैं वो लीडर तो नहीं भाई, उनकी कहाँ मुकाम थी इंडिया में, वर्ल्ड में, वो फॉरेन मिनिस्टर थी, लेकिन मतलब मैं उनकी तरह ऐसे बनना चाहती थी भाई। हर कोई किसी न किसी से इंस्पायर होता है, कोई किसी एक्ट्रेस से होता है, कोई किसी प्लेयर से होता है, तो मैं उनसे थी और हूँ, अभी भी हूँ। और उसी के आसपास धारा 370 का चला था और मैंने सुना कि वो नहीं रहेंगी। इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ, क्योंकि मैं कई दिनों तक ऐसे सदमों से बाहर नहीं आ पाती थी। अब तो मैं आने भी लगी हूँ और मैं इतना बिजी रहती हूँ शायद इसलिए आने लगी हूँ। और जब अटल बिहारी वाजपेयी जी गए तो मैं टीवी दुकान पे लगाई हुई थी, मैं पूरा दिन उनका फनरल का देखती रही। और उनके पहले ही जब उनको आईसीयू में रखा गया था तो यूपी गवर्नमेंट के कोई तो थे, मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम, वो रोते हुए निकले थे हॉस्पिटल से। मैं भी रो रही थी जब उनका फनरल, पूरा दिन मैंने देखा शॉप पे, पूरे दिन मैं देखी, 5 बजे के आसपास उनका फनरल हुआ था। मैं जब तक दुकान पे पहुंची 12 बजे से लेके 5 बजे तक मैं कंटिन्यू उनके बारे में देखती रह गई। और उससे पहले घर पे काम करती थी, दौड़ के टीवी देखती थी उनके फनरल में, उनके लिए भी रो रही थी। तो बस इसलिए मैं मतलब उनके लिए दुखी हूँ। और खामनी रहबर के लिए, क्योंकि एक नेक दिल इंसान थे, एक ब्रेव मैन थे, वो झुके नहीं, वो लड़ते रह गए। वो जैसे आज इसराइल का वो नेतन्याहू बंकर में छुपा हुआ, वो बंकर में नहीं छुपे, वो चाहते तो बंकर में छुप जाते। उनको पता था कि मेरा ऑफिस सबको पता है, मेरा घर सबको पता है, वो कभी भी अटैक कर सकता है, लेकिन वो नहीं छुपा। कि वो कहे, उन्होंने अपने जो उनके सुरक्षा वाले थे, सुरक्षा में जो लोग तैनात थे, उन्होंने कहा था कि आपको जगह चेंज करने की ज़रूरत है, या कहीं ऐसी मतलब ऐसी जगह पे जाने की ज़रूरत है जहाँ आपकी बचाव हो सके, जहाँ आपको कोई चोट ना कर सके। उन्होंने कहा था कि पहले 10 मिलियन लोगों को आप हटाइए, यहाँ से ट्रांसफ़र करिए, फिर हमको करिए। तो मतलब वो कैसे ब्रेव थे, वो अपनी जान खाली बचा के नहीं भागे, उनको पता था कि मैं शहीद हो सकता हूँ, और वो हो गए देश के लिए। और वो लड़ते हुए शहीद, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, उन्होंने ऐसे गद्दार मक्कार ऐसे इंसान से हाथ नहीं मिलाया, ऐसे खूनी से अपनी जनता के लिए, वो अपनी बात के लिए वो चले गए। तो उनके लिए दुखी हूँ मैं। 180 लड़कियों के लिए दुखी हूँ, जिन 180 मासूम बच्चों को, लड़कियाँ, वो मासूम बच्चियाँ, वो कहते ना बाग के फूल थी, उनको मार के, और उनका जो सपोर्ट कर रहा है, ऐसे मारने वालों को जो सपोर्ट कर रहा है, हम कह रहे हैं कहाँ है आपकी इंसानियत? अरे इंसान तो हैं आप किसी भी जात के हैं, किसी भी सपोर्ट में हैं, किसी भी नेता को आप हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, करें, लेकिन कम से कम इंसानियत कहाँ है? इंसानियत तो होनी चाहिए ना, कि कैसे आप उस इंसान को सपोर्ट कर सकते हैं जो 180 बच्चों को मार रहा है, 70,000 में कुछ नहीं तो 50,000 बच्चों को मार चुका है, उसको कैसे सपोर्ट कर सकते जो बच्चों को मार रहा हो? इसलिए मैं दुखी हूँ। और ये सब अफसोस होता है देख के। लोगों को सोचना तो चाहिए, सबके घर में बच्चे, मतलब कंट्री में एक एक ट्वीट नहीं जा रहा हमारे कंट्री से। हाँ, कांग्रेस के लीडर्स ने किया है, लेकिन जो और बड़े नेता हैं उन्होंने नहीं किया। मतलब हमारे वही हुआ ना कि किसी ने मेरी मदद की कभी मेरे दर्द में, और आज वो दर्द में है तो मैं उसके फ्रंट पार्टी से मिल भी रहा हूँ, दोस्ती भी कर रहा हूँ, और उसके लिए दुख भी नहीं जता पा रहा हूँ। हाँ, हम लोग ये कर सकते, ये मानती हूँ कि जैसे एक घर बनता है तो उसकी नींव हमेशा मजबूत होनी चाहिए। और नींव किस चीज़ से पड़ती है? गिट्टी से, मोरंग से, सीमेंट से, अच्छी क्वालिटी के सीमेंट से पड़ती है नींव। क्योंकि अगर नींव मजबूत होगी तो आगे पिलर मजबूत होगा और पूरा घर मजबूत होगा, उसकी छतें भी मजबूत होंगी, है ना? सरिया से अच्छी से उसका लिंटर वगैरह डाला जाता है। उसी तरह से एक इंसान की जो नींव होती है ना, वो सच्चाई, मोहब्बत, दया, ईमानदारी से होती है।
और मेहनत से होती है। तो जिसके अंदर आपके अंदर ईमानदारी ही नहीं है, आपके अंदर सच्चाई ही नहीं है, आप ईमानदारी से बोल भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है, आप उसकी सपोर्ट में हैं, आपको उसका कुछ नीत अच्छा लग रहा है, उसकी कुछ जो है तरीके काम करने के अच्छे लग रहे हैं, आप उसको बिल्कुल तारीफ़ करें कि इज़राइल का आपको क्या-क्या अच्छा लग रहा है, बिल्कुल तारीफ़ करें। लेकिन जो दया की बात है, जहाँ मोहब्बत की बात है, इंसानियत की बात है, वो बातें तो बोल सकते हैं, क्योंकि इंसान की नींव मोहब्बत, मेहनत, दया, ईमानदारी और सच्चाई से होती है। सच्चाई तो आप साथ में रख सकते हैं, तो अगर वो नहीं है तो फिर कैसी, मतलब क्या कहेंगे, कैसी, ये क्या, ये जो आपकी हड्डियां हैं, गोश्त है, इसका क्या मायने हैं? एक दिन तो ये सब ख़त्म ही हो जाना है, मिट्टी में मिल जाना है ना, जैसे रूह निकलेगी सब मिट्टी में मिल जाएगा। याद रखी जाएगी तो सिर्फ आपकी बातें, आपकी सोचें, आपकी एटीट्यूड से रहते थे। छोड़िए जिंदा रहने की बात सोची, मैं हमेशा ज़िंदगी की बात करना चाहती हूँ, मरने की बात नहीं करना चाहती हूँ कि जो जितने लोग जिंदा हैं वो मौत के बारे में सोचें, बिल्कुल मत सोचें। लेकिन ज़िंदगी में भी हमसे एक एनर्जी निकलती है, और वो एनर्जी हमेशा पॉजिटिव, ईमानदार और दया वाली होनी चाहिए, मर्सी वाली होनी चाहिए। कम से कम वो तो रखिए, कम से कम सच्चाई तो रखें, सच्चाई तो बोलें, जो न्यू होती है इंसानियत की वो तो कायम रखें। और ऐसा मत सोचें कि हम किसी ताकतवर इंसान को, या जो किसी पे अटैक करके वो जीता जा रहा है दुनिया में, उसका नाम और रोशन हो रहा है और बहुत अच्छा कर रहा है, उसके साथ में हम रहेंगे, उसका साथ देंगे, हम भी ऐसे रोशन होंगे, हमेशा हम ऐसे सेफ रहेंगे। ऐसा पॉजिटिव सोचिए, मगर इतना पॉजिटिव मत सोचिए कि कोई मर रहा है और मारने वाले के साथ में रहेंगे, बेगुनाह उस पर जुल्म कर रहा है, हम उसके साथ में रहेंगे और हमेशा सेफ रहेंगे। पहली बात तो ऐसा इंसान किसी का हमदर्द हो भी नहीं सकता है जो बच्चों पे ना रहम करे, और दूसरी बात, वक्त ख़राब कभी भी हो सकता है, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। और तीसरी बात कि दया हमेशा, दया सबसे ऊपर है, दया सबसे, एक बार सच्चाई भी, चलो किसी वजह से कोई इंसान झूठ भी बोल सकता है, खैर ये भी कोई माफ़ी की चीज़ नहीं है, इससे कोई अच्छी पर्सनालिटी नहीं बनती, लेकिन चलो किसी वजह से किसी ने झूठ बोल दिया, बहुत जगहों पे झूठ बोल के झगड़ा बचाया जाता है, लेकिन दया, दर्द, ये सबसे ऊपर है, ये सबसे ऊपर है। आप मोहब्बत भी में रखें मगर दया तो रखें। तो बस यही कहना कि कैसे इंसान उसको सपोर्ट करें, ठीक है, उसने जो तारीफ वाली उसके अंदर काम है, उसके यहाँ जैसे खेती दीवारों पे हो रही है इसराइल में, हाँ वो कहें उसके खेती दीवारों पे हो रही, ठीक है, वो उसके पास इतनी अच्छी टेक्निक है उसकी कंट्री में, मगर ये उसकी तारीफ जिस बात पे उस बात पे करें, लेकिन इस बात पे मत करें कि वो दूसरों को, बेगुनाहों को, खास तौर से बच्चों को मार रहा है। दया को बरकरार रखें अपने दिल में, मर्सी को बरकरार रखने, क्योंकि मर्सी सबसे बड़ी जेवर है इंसान के लिए, वो एक पोशाक की तरह होती है। और कहूँगी सोच बहुत बड़ी चीज़ होती है, आपकी नीयत बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ईरान की तरफ से लड़ने जाइए, आप ईरान की तरफ से कुछ बोलिए, मगर कम से कम ऐसे खूनी को सपोर्ट तो मत करिए। अपनी नीयत में आप इंसाफ तो रखें, इंसाफ बहुत ज़रूरी है। हम लोग, जैसे मैं हिस्ट्री बहुत सुनती रहती हूँ, उस समय की जनता ऐसे थी, उस समय के लोगों ने इनको सपोर्ट किया, ऐसे किया, ये सब सुनती रहती हूँ हिस्ट्री कनेक्ट में और बाकी चैनल्स में। तो ऐसे ही हम इस टाइम के बारे में भी लिखा जाएगा ना आगे हिस्ट्री में, कि आगे लिखा जाएगा हमारी इस हिस्ट्री को, कि वहाँ की जनता ऐसे इंसान को सपोर्ट कर रही थी जो छोटे मासूम बच्चों को मार रहा था, लूला लंगड़ा कर रहा था, यतीम कर रहा था। अगर 1 घंटे के लिए किसी छोटे बच्चे की माँ थोड़ी देर के लिए दूर हो जाती है तो बच्चा किस तरह बिलक बिलक कर होता है कि उसको देख के अपना दिल कलेजा फटने लगता है। जिन बच्चों को हमेशा के लिए यतीम कर दिया गया, ऊपर से उनको भी लंगड़ा लूला कर दिया गया, उनकी आँखें फोड़ दी गई। और अभी करंट जो हुआ है, 180 बच्चों को दफन करवा दिए गए जो पढ़ने गई थी, मासूम बच्चियाँ, उसको तो मत सपोर्ट करें लोग। बस इन सब से बहुत दुखी हूँ, वरना मैं किसी भी फेस्टिवल में बहुत ज़्यादा दिल से खुश रहती हूँ, क्योंकि मुझे अब पता चल चुका है कि ज़िंदगी की हर एक पल को एंजॉय करो, बस एंजॉय करो। मगर कोई दुख में हो तो उस वक्त तो आपको भी थोड़ा दुख महसूस होना चाहिए। अगर कोई नेक इंसान और कोई मासूम इंसान अगर दुख में है, मासूम इंसान जानवर, तो आपको भी दुख महसूस करना चाहिए कुछ पल के लिए। तो इसी है मेरा मतलब, वरना मैं होली के दिन बहुत खुश रहती थी। वैसे भी मेरे यहाँ आज भी मैंने सब कुछ बनाया है खाना वगैरह, मगर दिल तो बहुत दुखी है। तो करना ही है, रुकना तो नहीं है किसी भी हाल में, लेकिन हाँ दुखी है, पता नहीं किससे कब उभर पाएंगे, लेकिन बहुत दुखी है मैं। और कुछ मुस्लिम यहाँ के भी ये मतलब बात कर रहे हैं, अरे वो तो शिया थे, वो तो ये थे। और एक तो मैंने नमाज़ पढ़ने वाले को देखा कि वो कह रहा था कि वो नमाजी बना हुआ था कि अरे दूसरे देश की लड़ाई में हम क्यों बोलने जाएंगे। अरे भाई क्यों नहीं, आप सच की बात भी नहीं बोल सकते हो, बोलने की क्या ज़रूरत है, लड़ने की कोई तुमसे थोड़ी कह रहा है कि तुम गन लेके वहाँ चले जाओ। सच की बात तो बोल सकते हो, काहे का नमाजी था,
मैं समझ नहीं पा रही हूँ इस्लाम में कहाँ लिखा है कि कोई तकलीफ़ में हो और आप उसके लिए तकलीफ़ भी ना महसूस कर सके। आपसे कौन कह रहा है कि आप लड़ने जाओ? और आप वो और सब सारे वो कह रहा था मैं सारे इंडिया के मुस्लिम को संदेश दे रहा हूँ। अरे तुम काहे को संदेश दे रहे हो? कौन सी तुम नेक संदेश दे रहे हो? मतलब कोई दुख में है, कोई मारा जा रहा है, 180 बच्चियाँ मारी गई और हम दुख भी नहीं कर सकते। वो सबको कैसे ताकीद कर रहा था और पढ़ के आया था नमाज कब मैं नहीं जानती हूँ। मैं ज़्यादा हदीस की किताबें नहीं पढ़ी हूँ, ना ही ज़्यादा पढ़ पाती हूँ, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि कहाँ हदीस में ये लिखा है कि कोई दुख में हो आपका पड़ोसी। पड़ोसी पहले तो वो पड़ोसी ही था ईरान हमारे ना, आज़ादी के बाद वो पाकिस्तान के पड़ोसी हो गए। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि कहाँ हदीस में ये लिखा है कि आपके पड़ोस में कोई मारा जाए और दूर भी कोई मारा जाए। 180 बच्चियाँ मारी गई और आप कह रहे हो दूसरे की जंग में हमसे क्या लेना देना? अरे कभी अपने ऊपर भी दुख आ सकती है। जब पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक कर रहा था, अगर हमारे यहाँ वो युद्ध ना रुकता, मुझे लग रहा है कि पीएम हमारे यहाँ के पीएम ने जो उस वक्त जो जंग रोक दी थी वो ठीक ही किया था। वरना अगर हमारे यहाँ वो जंग बढ़ जाता तो हमारे यहाँ के बच्चों और किसी पे भी ऐसे अटैक हो सकता था। तो अगर होता और कोई अदर कंट्री में किस तरह से बात करता तो हम लोगों को कैसा लगता? ऐसे सोचना चाहिए ना। तो ऐसे लोग ताकीद कर रहे हैं। अभी मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्या सुन्नी, क्या वहाबी, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम। आप इंसान को सिर्फ देखो ना कि क्या है। वो शिया थे, वो अदर कंट्री में हैं। आप इंसान को दुख हो रहा है, किस कंट्री में है, किस रिलीजन से, हमको इससे नहीं मतलब। आप इंसाफ और इंसान और मोहब्बत और दया रखो, बस इतना ही होना चाहिए इंसान के अंदर। अब पता नहीं इस वीडियो के अगेंस्ट में भी एक दो लोग मुझे कमेंट करेंगे या पता नहीं क्या कहेंगे, मेरी बुराई करेंगे, जो भी करेंगे, लेकिन मुझे लगता है जो लोग सेकुलर हैं वो इस बात को समझ पाएंगे। एंड अगेन बाय बाय, लव यू ऑल एंड हैप्पी होली अगेन।